हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लगातार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि उनकी उनके नंबर इतने हैं और क्या उनका सिलेक्शन डीबीपीएसटी के लिए होगा, उनको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि अगर आपके इतना नंबर बन रहा है तो समझिए आप जो है डीबीपीएसटी के लिए चयन हो सकता है और आपको रनिंग की तैयारी कंटिन्यू करनी रखनी चाहिए। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज सभी की क्या क्या कट ऑफ रह सकती है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, 2016 में नॉर्मलाइजेशन की किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके नंबरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2016 का कुछ ऐसा ही डाटा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप शॉक हो जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन से आपके इतने ज़्यादा नंबर भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होते हैं, स्केल्ड मार्क्स क्या होते हैं, वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर कि 2016 के समय में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो देखिए 2016 में क्या था, आपको हर एक सेक्शन में 50% लेके आना था और ओवरऑल भी आपको 50% लाना था। यानी कि आपको जो 400 में से 200 अंक तो लाने ही थे, ठीक है? और बाकी आपको हर एक सेक्शन में 50-50 अंक लाने थे, ये था। लेकिन हुआ क्या 2021 में इसमें संशोधन हुआ, ठीक है? 2021 की जो प्रक्रिया आई, उसमें आपको यहाँ पर पूरा 200 अंकों का रखा गया है कि आपको सेक्शनल तो 50 पर ओवरऑल तो 50% लाने हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको 35% लाना है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन के बिहाफ पर बात करें तो आपको 80 क्वेश्चन सही के बराबर अंक लेके आने हैं और 14 प्रश्नों के बराबर अंक लाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके 14 क्वेश्चन सही हो गए हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है 14 से नीचे आपके हो जाते हैं, यानी कि 14 नंबर 14 प्रश्नों का जो अंक है वो लगभग 35 बनता है। तो वो 35 मार्क्स अगर आपके नहीं बनते हैं तो आप सेक्शनल क्वालिफाई नहीं रहेंगे। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अब इसके लिए होता क्या है, सबसे बड़ा ये चीज़ होती है कि आपको जो अभी आंसर की जारी हुई है उसमें आपसे आपत्ति मांगी गई है। आपत्ति में क्या है, आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है। अब आपका आएगा रिवाइज्ड आंसर की, ठीक है? रिवाइज्ड आंसर की में क्या होगा, रिवाइज्ड आंसर की सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक अपने आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं रखा है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है? या फिर उसको कैफ़े वगैरह पे जाके कहीं से उसको प्रिंट आउट करा के रख लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। होता क्या है, लास्ट टाइम की मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को डाउनलोड नहीं किया। फिर जब रिवाइज्ड आंसर की आई तो पुरानी जैसे अभी आंसर की आई है ऐसे नहीं आने वाली है कि आपका पूरा पेपर आएगा और उसमें क्वेश्चन होंगे, नहीं। अब आपका क्या होगा, हर एक शिफ्ट का शिफ्ट वाइज एक पीडीएफ आएगी। मान लिया 12 की फर्स्ट शिफ्ट और 12 की सेकंड शिफ्ट की अलग अलग पीडीएफ आएगी, सब हर एक शिफ्ट की अपनी अपनी अलग एक पीडीएफ आएगी। उसमें आपके पास तीन तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला होगा कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हैं, ठीक है, तो वहां पर वो क्वेश्चन लिखा होगा, उसका ऑप्शन कौन कौन से सही हैं वो लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा स्टेटस में मल्टीपल ऑप्शन। दूसरा होगा की चेंज। की चेंज का मतलब अभी उसका बी था, हो सकता है उसको सी हो गया हो, तो की चेंज। और तीसरा होगा ड्रॉप्ड, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो गलत होगा, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो तीन तरह के क्वेश्चन होंगे। अब होगा क्या, वहां आएगा 14वां क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर होंगे और ए और बी सही होगा। अब आपको पता ही नहीं है 14वां क्वेश्चन कौन सा था, या मैंने ए लगाया था या बी लगाया। तो ये बहुत जरूरी है, आपके पास पीडीएफ होगा, आपको पता होगा आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था, ठीक है? आपको पेपर तो मिल जाएंगे, आपकी शिफ्ट का बहुत पेपर कोई भी आपको दे देगा, लेकिन आपने क्या ऑप्शन लगाया है ये आपको नहीं मालूम होगा। इसलिए आपके पास आपका पेपर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए 14वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया था और आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की आपका कौन सा ऑप्शन हो गया है, ठीक है? की चेंज में मान लिया आपने अभी 21वां क्वेश्चन था और उसका आपने जो क्वेश्चन जैसे अब मैं बता दूं, 21वां क्वेश्चन आपने उसका ए ऑप्शन टिक किया हुआ था, की चेंज में आ गया बी, आपको नहीं पता आपने ए लगाया था। तो आपके पास पेपर होगा तभी तो आप पहचान पाएंगे ना कि ए मैंने लगाया हुआ था, की चेंज होने से ये मेरा कम हो गया है। अब किसी का स्कोर 120 बन रहा है तो उसके यहाँ पे की चेंज होने से क्या होगा, एक दो नंबर और कम हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएंगे। ड्रॉप होंगे तो उनका क्या होगा, उनका पूरा पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा कि ऐसा हो कि ड्रॉप हो गए तो वो मुझे सारे नंबर मिल जाएंगे।
तो वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 तरह के आपके नंबर होते हैं, एक आपके रॉ मार्क्स होते हैं, ठीक है? और एक होते हैं स्केल्ड मार्क्स और एक होते हैं नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स। तो नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स, इसके लिए चेक किया जाता है। रॉ मार्क्स आपके सीधे-सीधे वो होते हैं कि जितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ड्रॉप हो गए उनको हटा दिया जाता है, ठीक है? मान लिया आपके 14 या 15 क्वेश्चन सही हैं, तो 15 के हिसाब से आपके जो नंबर बनेंगे, या आपके 20 क्वेश्चन सही हैं, तो 20 के आधार पे आपके लगभग जो नंबर बनने वाले हैं 90 के करीब, वो आपके आ जाएँगे, ठीक है? अब सॉरी 90 नहीं, आपके जो भी, हाँ, 20 को आपके 10 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं और ढाई के हिसाब से आपके 25 नंबर बन रहे हैं, तो आपके रॉ मार्क्स सही हैं। अब होता क्या है, स्किल्ड मार्क्स में आपके कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं। अब ड्रॉप वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आप ये मान के चलिए आपके पहले जो क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन थे, और हर एक सेक्शन में 25 आपके, सॉरी 40 प्रश्न थे। 40 प्रश्न के आधार पे हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 2.5 अंक का था। लेकिन अब होगा क्या, वो क्वेश्चन हो गया ड्रॉप, ठीक है? अब वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो क्वेश्चन की संख्या तो कम हो गई। मान लिया अब वो प्रश्न जो थे वो रह गए 38। अब 38 प्रश्न रह गए, तो लगभग हो सकता है आपका जो अंक है प्रत्येक प्रश्न का वो 2.6 हो जाए। तो इसके आधार पे जो नंबर बनेंगे आपके, वो कहलाएंगे स्केल्ड मार्क्स। इसका भी आपको कोई मतलब नहीं है वैसे तो, लेकिन ये आपका स्केल्ड मार्क्स होगा। तो इसके उसके बाद होगा क्या, होगा ये कि आपका होगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट वार आपके जो भी एग्ज़ाम हुए हैं देखा जाएगा कि किस शिफ्ट से कितने अभ्यर्थी जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके सारे हर एक शिफ्ट का आपके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है? 3 सेक्शन में आपका हो सकता है इस सेक्शन में नंबर बढ़े, इस सेक्शन में बढ़े, इसमें कम हो जाए और इसमें कम हो जाए। हो सकता है इसमें बढ़े, इसमें भी कम हो जाए, ठीक है? हो सकता है सभी में बढ़े, ठीक है? हो सकता है सभी में कम हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये मान रहे हो कि आपके ओवरऑल कितने नंबर बढ़ेंगे, वो तो बात की बात है। वो तो सब कुछ देखा जाएगा कि कितना बढ़ा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके ओवरऑल नंबर बढ़े हैं। लेकिन ये कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरी पूरी की पूरी, जैसे बोलते हैं ना लोग कि मेरा तो मैथ भी बहुत ज़्यादा टफ था, ये भी सारी चीज़ें नहीं टफ है, ठीक है? होगा क्या, उसमें क्या है आपका, कोई एक सेक्शन आपका टफ रहेगा जिसमें आपको 10 या 20 10 क्वेश्चन का मान लिया वेटेज मिल गया। लेकिन कोई ऐसा सेक्शन भी होगा जो ईज़ी होगा जिसमें 5 क्वेश्चन आपके कम भी हो जाएँगे। तो ओवरऑल आपको इसका इस तरह से फ़ायदा मिलता है। तो चलिए अब मैं कुछ 2016 का ऐसा ही एक डाटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2016 के कुछ कैंडिडेट थे जिनके क्या-क्या स्किल्ड मार्क्स थे, फिर बाद में आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन उनके कितने नंबर हो गए, कितना बड़ा चेंजेज़ उनके नंबर्स में आया, ठीक है? और नॉर्मलाइज़ेशन किस तरह का रोल अदा करता है वो आप देखेंगे। तो देखिए ये है स्किल्ड मार्क्स और ये है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब यहाँ पर हम बात करें, कोई कैंडिडेट है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनके सेक्शन 4 में 58 नंबर थे, और यहाँ पर आप आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देख रहे होंगे 47.03, यानी कि लास्ट टाइम 50% का क्राइटेरिया आपको करना था, 50 नंबर लाने थे। यहाँ पर आप सेक्शन देख रहे होंगे तो 2 सेक्शन में ये फेल हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर इनके 50% नहीं आते, तो इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है? तो ऐसा आपके साथ भी रहने वाला है। अगर आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 35 नंबर से कम हो जा रहे हैं हर एक किसी सेक्शन में, तो आप सिलेक्शन नहीं होगा आपका, या फिर आपका जो टोटल है वो 200 नंबर से कम हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। साथ ही साथ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने नंबर का फ़र्क आता है नॉर्मलाइजेशन में। तो देखिए हर एक शिफ्ट की बात अगर मैं करूँ तो देखिए यहाँ 75 थे, कितना हुआ? 69 हो गया, 6 नंबर का लगभग कमी आई। 65 थे, 62, 3 नंबर की कमी आ गई। 48 थे, 39, 9 नंबर की लगभग कमी है। 58 थे, 47, ठीक है? तो यहाँ पर भी 9 नंबर की लगभग कमी है। तो ओवरऑल आप ये जो कमी देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण में अगर हम ओवरऑल की बात करें तो देखिए यहाँ पर आप टोटल कर लीजिए। टोटल की अगर हम बात करें तो ये 247 के करीब इनका स्केल्ड मार्क्स बन रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इनके नंबर हैं वो 219 बन रहे हैं। यानी कि 28 नंबर का इनको नुकसान हुआ नॉर्मलाइजेशन के बाद। इनके नंबर कितने कम हुए? 28। ऐसे ही आप इसमें देख लीजिए, इसमें ये स्केल्ड मार्क्स हैं और ये इनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। स्केल्ड मार्क्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये टोटल इनका करेंगे आप 264 के करीब बैठ रहा है, और ये इनका जो है टोटल 237 के समथिंग है। तो ओवरऑल 27 नंबर कम इनके हुए हैं। अब आप देख सकते हैं 28-27 का मतलब आप ये मान के चलिए 10 से 11 से 12 प्रश्नों का अंतर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? 11 लगभग 11 प्रश्नों का अंतर आ रहा है, ठीक है? तो 11 प्रश्न इनके कम हो रहे हैं।
यहाँ पर देखिए 4 ये आपका स्केल्ड मार्क्स है। तो यहाँ पर भी अगर आप टोटल करेंगे तो इनका इस टोटल बैठ रहा है लगभग 256 और ये 230 के समथिंग इनका नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए यहाँ भी इनका कम हुआ है, कितने लगभग 25 नंबर लगभग कम हुए हैं, यानी 10 प्रश्न लगभग इनके कम हुए हैं। अगला कैंडिडेट है इनके भी आप देखिए स्किल्ड मार्क्स हैं और स्किल्ड मार्क्स में इनके पहले जो स्कोर था वो 221 था और बाद में 218 रह गया है, यानी कि लगभग 3 नंबर का अंतर आया है, इनके 3 नंबर कम हुए हैं, एक क्वेश्चन का अंतर आया। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी अंतर आ सकता है, बहुत कम भी आ सकता है और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इनको दिखा देता हूँ। देखिए ये स्किल्ड मार्क्स हैं इनके, आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे 72 थे 77 हो गए, बढ़ गए इनके नंबर। 48 थे 45 कम हुए, 52 थे 71 हुए। देखिए मैथ में कितने ज़्यादा बढ़ गए और रीजनिंग में 72 से 63 यानी कम हो गए। तो किसी सेक्शन में इनके बढ़ रहे हैं और किसी में कम हो रहे हैं। अगर ओवरऑल की हम बात करें तो इनके देखिए आप ओवरऑल में 245 इनका टोटल था पहले स्किल्ड में और बाद में इनका 258 जो इनका नंबर हो गया। ठीक है, इनके 12 नंबर बढ़े थे, तो यहाँ पर इनके नंबर बढ़े थे। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों के नंबर बढ़ते भी हैं और कुछ लोगों के कम भी होते हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं कम भी बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 40 के समथिंग कम हुए थे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 20 से 25 के लगभग बढ़े भी थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़ने के चांस कम रहते हैं कम होने के ज़्यादा, क्योंकि भर्ती बोर्ड जो भी बेस शिफ्ट बनाता है। ठीक है, बेस शिफ्ट कोई बीच की जो शिफ्ट होती है उसको बनाया जाता है। जैसे मान लिया ये बेस शिफ्ट है, अब इससे जो हार्ड होगी, ठीक है, उसको तो कम करके इसके लेवल में लाना होगा, तो उसके नंबर क्या होंगे, कम होंगे। और इससे पीछे वाली यानी इससे कम वाली जो शिफ्ट होगी उसमें नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि उसको इसके बराबर में लेके आना है। तो उसमें नंबर बढ़ेंगे इसमें कम होंगे, तभी तो ये बेस में आएंगे, इक्वलाइज होंगे। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपको इस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, उस आधार पे जो है आप कितने नंबर पर अगर हैं तो आप सेफ रह सकते हैं। आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, डीबीपीएसटी की तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो डीबीपीएसटी के लिए अगर मेल की बात करूं तो जनरल में लगभग आपके 100 नंबर के आसपास हो रहे हैं। ठीक है, 100 में प्लस माइनस मैंने लिखा हुआ है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा, आपने अभी देखा 10 से 15-15 20-20 क्वेश्चन तक का फर्क आ जाता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो आपके यहाँ पर अगर नंबर बनते हैं, ठीक है, 100 के आसपास, तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आपको अभी से रनिंग में लगे रहना चाहिए, क्योंकि रनिंग एक दिन में आप तैयार नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लगभग बराबर रहेंगे अगर आपके नंबर 95 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, 90 भी है तो आप रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा चेंजेस होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 90-95 वालों का सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन अभी देखिए आपका क्या है, आपको तो यही पता है ना कि आपके नंबर 95 है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 105 हो गए, आपको नहीं पता। आपको पता कब चलेगा, जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए होता क्या है, फाइनल में जब जो रिजल्ट आता है ना वो उन्हीं कैंडिडेट का आएगा जो रनिंग निकाल लेते हैं, जो रनिंग पास करते हैं उन्हीं के नंबर आते हैं, हर किसी के नहीं आएंगे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने नंबर थे। तो इसलिए आपको क्या है, आपका अगर डीबीपीएसटी में चयन होता है आप दौड़ लगाइए, आप भूल जाइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। चयन होना या ना होना वो बात की बात है। तो अगर आपके 90 हो रहे हैं, हो सकता है आपकी शिफ्ट को बेस बनाया गया हो या आपकी शिफ्ट को बेस से नीचे ले गया हो, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े हों, तो 90 वाला हो सकता है 105 हो गया हो। ठीक है, और 105 वाले का चयन भी ना हुआ हो, ऐसे भी होंगे। तो ये चेंजेस होते हैं नॉर्मलाइजेशन से। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल दिमाग में ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि आपके कितने बन रहे हैं क्या है, बस आपका अगर डीबीपीएसटी में चयन हो रहा है तो आप रनिंग करो। मैं तो अभी कह रहा हूँ अगर आपके इतने के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग करो। बाकी जो कैटेगरी है एससी एसटी फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन, इनको क्या है, अगर ये सारी जो भी 80 प्लस नंबर के आसपास इनके नंबर आ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा सबको रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्या है अभी कुछ नहीं पता किनके बढ़ेंगे, आपके हो सकता है 95 हो और आपका ना हो, और 80-85 वाले का हो जाए। तो देखो अभी कोई नहीं कह सकता कि किसके कितने हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ है, हमारे में नंबर बढ़ेंगे, तो देखिए अभी किसी को नहीं है, हर किसी को ही लगता है कि उसकी शिफ्ट टफ है। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, सबके बराबर बराबर चांस है। जितने भी लोगों को लगता है सेक्शन क्वालिफाई है, बिल्कुल रनिंग करते रहिए, रनिंग की तैयारी रखिए। अचानक से रिजल्ट आ जाएगा आपका, डीबीपीएसटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उस समय आपके पास समय नहीं बचेगा, जनवरी में लगभग आपकी रनिंग हो सकती है। ठीक है, तो मेल के लिए ये कट ऑफ है। फीमेल की अगर बात करें तो थोड़ा सा नंबर का अंतर है, फीमेल में कम रहेगा, क्योंकि इस बार पिछले की अपेक्षा अगर बात करें तो 1800 वैकेंसी रखी गई हैं।
पिछली बार जनरल की वैकेंसी ही फिल हुई थी, बाकी सारी कैटेगरी की वैकेंसी खाली रह गई थी, ठीक है। कुल टोटल 600 वैकेंसी थी लास्ट टाइम की अगर बात करें, 305 अभ्यर्थी ही सिलेक्ट हो पाए थे, ठीक है। जिसमें ओबीसी की सिर्फ 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हुई थी ओबीसी कैटेगरी में। एससी और एसटी की सारी वैकेंसी खाली थी। जनरल की 300 वैकेंसी थी, वो सारी भर गई थी, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी थी, तो आप ये मान के चलिए इस बार भी यही होने वाला है। इस बार भी आपको बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और अगर ईडब्ल्यूएस में भी मैं कह सकता हूँ कि इन सबको अगर ये सेक्शनल क्वालिफाई है तो इनको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है लास्ट टाइम की तरह भी इनकी वैकेंसी इस बार भी फिल ना हो पाए, क्योंकि रनिंग के दौरान देखने को ये मिलता है कि अगर मान लिया 1800 वैकेंसी हैं, अगर 4 गुना अभ्यर्थी बुला लिए, तो मान लिया 3 से 4000 या 5000 लड़कियां बुला ली, तो क्या होता है 40% मुश्किल से बचती हैं, लास्ट में 60-70% तक लड़कियां फेल हो जाती हैं रनिंग में। और अभी आप देख रहे हैं रनिंग क्या है, सर्दियों में होगी। गर्मियों में वैसे देखा जाए थोड़ा ये नुकसान होता है कि धूप होती है, लेकिन उस समय बॉडी गर्म रहती है। अभी क्या है, सर्दियों में आप दौड़ते होंगे, आपकी हाँफ चढ़ जाती होगी, मतलब सांस फूलती होगी बहुत जल्दी। तो ये सर्दियों में होता है, उसके लिए बॉडी वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा लड़कियाँ में ये चीज़ रहती है, रनिंग बहुत कम लड़कियाँ पास कर पाती हैं, इसलिए आपके पूरे चांसेस हैं, आप बिल्कुल तैयारी में रहिए। और जनरल में 95 के आसपास यानी 90 से ऊपर भी हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है आपको। अभी ये नहीं कह सकते कि आपको होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है, तो आप उम्मीद रखिए, सबकी उम्मीद है, सब लोग रनिंग करते रहिए, ठीक है। और दूसरा, आज लास्ट डेट है आंसर की पर जो है ऑब्जेक्शन करने की, तो आप सभी लोग जिसने ऑब्जेक्शन नहीं किया है वो जाकर आज ऑब्जेक्शन कर दीजिए। और जो मैंने आपको बताया एक चीज़, कि आप उसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करके रख लीजिए, वो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए। उसमें क्या है, कोई भी छोटी मोटी अपडेट होती है या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको वहाँ दे देता हूँ। साथ ही साथ कट ऑफ की फाइनल जो कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो है वो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा। डीबीपीएसटी के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं। रनिंग की तैयारी आप सिर्फ 14 दिनों के अंदर कैसे कर सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मैंने बनाया है, उसमें पूरा डाइट प्लान वगैरह सारा कुछ बताया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको डाइट को फॉलो करना है, किस तरह से शेड्यूल तय करना है, रनिंग फाइनल रनिंग के दौरान आपको किस तरह से स्ट्रेटजी अपने माइंड में रखनी है, तो इस तरह की सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। और मेडिकल से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो वो भी अगर आप जानना चाहते हो, मेडिकल पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और आपके कोई भी समस्या है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो में जय हिंद लिख के हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर इस बार नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।